आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता संभाल रहे सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ा आदेश दिया है। अब मंत्रियों के साथ साथ सभी लोक सेवक, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, उनकी पत्नी और परिजनों तक को अपनी सारी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। उनकी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, यानी आम आदमी जान सकेगा कि मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों ने साल दर साल आर्थिक तौर पर कितनी तरक्की की है। वहीं से विपक्ष ने सरकार के माहौल बनाने का नया तरीका करार दिया है। कितना असर करेगा भ्रष्टाचार कामचोरी पर योगी का यह चाबुक, इसी पर आज महाबहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार 2 का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार। सीएम का आदेश, संपत्ति का ब्यौरा जरूरी। सभी लोक सेवक अपनी संपत्तियों के बारे में ब्यौरा सार्वजनिक करें ताकि उनके जीवन में ये पारदर्शिता बनी रहे। ये विश्वास बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सराहनीय पहल है। भ्रष्टाचार कामचोरी पर योगी का चाबुक। सरकार में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं। सरकार का वार, विपक्ष का पलटवार। ये भाजपा की सरकार दिखावे पे चल रही है, प्रचार पे चल रही है। इससे पूर्व भी इस तरीके के आदेश जारी हुए थे। उन आदेशों का क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है, अपराध को छुपाना चाहती है, लेकिन ये छुपने वाला नहीं है। जनता सब जानती है। तो मुख्यमंत्री योगी ने आज जो आदेश जारी किया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि उसमें दरअसल कहा क्या गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आदेश दिया गया है। मंत्रियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। मंत्रियों की पत्नियों को भी इसकी जानकारी देनी होगी कि उनके नाम कितनी संपत्ति है, उनकी आय के स्रोत क्या हैं। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को भी अपनी कमाई का ब्यौरा देना होगा। आईएएस, आईपीएस की पत्नियों को भी अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा मंत्रियों, अधिकारियों के परिवार का दखल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों के कामकाज में यह भी पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। अपने दूसरे कार्यकाल के 30 दिन में ही योगी सरकार ने करप्शन पर कई एक्शन भी लिए हैं। और हाल ही में कार्रवाई की बात करें तो एक एक करके बताते हैं कि कितनी कार्रवाइयां हाल के दिनों में हुई हैं करप्शन को लेकर। सोनभद्र के डीएम पर आरोप लगे करप्शन के, उनको सस्पेंड कर दिया गया, इंक्वायरी बिठाई गई है। गाजियाबाद के एसएसपी को भी इसी कड़ी में सस्पेंड किया गया है, उन पर जांच चल रही है। औरैया के डीएम को भी सस्पेंड किया गया है। ध्यान रहे, ये वही बड़े अधिकारी हैं। हमेशा से कहा जाता रहा है कि बड़ी मछलियों पर कोई चाबुक नहीं चलता, बल्कि छोटी मछलियों को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया जाता है। वाणिज्य कर के एसी पर कार्रवाई हुई, बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया। तो एक एक करके ये उन तमाम बड़े अधिकारियों की लिस्ट है जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। झांसी के इंजीनियर पर भी कार्रवाई की गई है हाल ही में। तो इन तमाम अधिकारियों पर हाल के दिनों में कार्रवाइयां हुई हैं और उसके पीछे स्पष्ट संदेश भी यही है कि आने वाले समय में भी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति योगी सरकार अपनाने जा रही है। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। शरद त्रिवेदी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कपिल श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, और थोड़ी देर में ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस के हैं, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला सवाल शरद त्रिवेदी जी आपसे यही, अब मंत्रियों को, अधिकारियों को, उनकी पत्नी, यहां तक कि परिवार को भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा पोर्टल पे, मतलब सार्वजनिक करना होगा। देश में इस तरह के आदेश पहले भी हुए हैं, क्या उनसे भ्रष्टाचार रुक गया? कानून सांसद और विधायकों पे पहले ही लग चुका है। जब वो चुनाव में आते हैं तो उनको अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी पड़ती है। अब सिर्फ ये फर्क आया कि उनको हर साल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन होता तो 5 साल में एक बार होता था जब चुनाव था। और आपने देखा होगा कि किस तरह 10 करोड़ का चपरासी, 100 करोड़ का ये अफसर, इस तरह की खबरें आए दिन आती रहती थी। तो अब वही कानून
जो डीएम, एसएसपी, आईएएस, आईपीएस, अलाइड सर्विसेज के सारे अफसरों पे ये कानून लगेगा जो उत्तर प्रदेश में है कि उनको अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी पड़ेगी, अपने डिपॉजिट सार्वजनिक करने पड़ेंगे और अपने परिवारों को भी, जो निकट परिवार है उसको भी अपनी संपत्ति डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड़ा है प्रगति में। डेवलपमेंट, जहां भी आप कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है उससे पहले उसमें घोटालों की खबरें आने लगती हैं। बिल्कुल। आपने देखा कि पिछले 70 साल में जीप से लेके जीजाजी तक कोई भी ऐसा घोटाला नहीं था जिसमें कांग्रेस के लोग शामिल नहीं थे। तो अब जरूरत है कि जब हम हर चीज को खुले में कर रहे हैं, और इसी पे अभी हाल में एक कानून पास हुआ था, सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट आइडेंटिफिकेशन बिल, जिसमें जो भी कैदी होंगे उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा ताकि कोई भी अपराधी कहीं पकड़ा जाए या उसका कोई भी बायोमेट्रिक उंगली का निशान, बाल, हाथ, कोई भी चीज अगर आती है तो उसका तुरंत 1 मिनट में आप कंप्यूटर पे डेटाबेस में डालेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसने इससे पहले कहां अपराध किया था। तो ये अंकुश लगाने की कोशिश है और ये उसमें एक अगला कदम है, और भी ऐसे कदम आते रहेंगे। अभी फिलहाल ये है कि इन लोगों को जब डिक्लेयर करेंगे तो कोई भी एक कितना बढ़ रहा है, इनका डिपॉजिट कितना बढ़ रहा है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है, उसको इन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, कपिश श्रीवास्तव जी। कपिश जी, कहा यह जा रहा है कि पूर्व में जो इस तरह के आदेश हुए हैं उससे भिन्न, यानी उससे अलग स्थिति इस बार यह है कि हर साल ये डिक्लेरेशन करना होगा। मतलब अब यह भी आकलन किया जा सकेगा कि 1 साल पहले इनकी कुल आय और उसके स्रोत क्या थे और 1 साल में इस आय में कितनी बढ़ोतरी हो गई है, तो इससे करप्शन पर अंकुश लगेगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये पहली बार है, और मैं इसलिए कह रहा हूं पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार जब आई थी तो उसने आईएएस के लिए, अपने मंत्रियों के और सांसद के लिए यही किया था। इतने दिन सरकार चली गई, मोदी 1 से मोदी 2 हो गई, मोदी अब जो है 2024 में एक नई सरकार का फिर गठन हो। क्या हुआ? धाक के 3 पार। ये यही तो करते हैं, इनका एजेंडा ये है, हो हल्ला करो, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल। मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर आप 0% टॉलरेंस की नीति थी तो व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें 52 से 53 लोगों की हत्याएं हुई। जब सीबीआई चलती थी बयान दर्ज करने तो उस आदमी की हत्या हो जाती थी, और शिवराज सरकार पे प्रश्न चिन्ह बड़े बड़े न्यायालयों ने खड़ा किया। क्या किया आपने? आदरणीय मामा जी के साथ क्या हुआ? तो व्यापम को कोई भूल जाएगा क्या? आज तक का देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। क्या किया इन्होंने? और दूसरी चीज, अभी पिछले इनकी सरकार में चाहे वत्स मंत्री रहे हों, चाहे अर्चना पांडे जी रही हों, उनके व्यक्तिगत सचिव लोग घूस लेते हुए पकड़े, जेल गए, वो लोग कहां गए? और तीसरी चीज, पीपीई घोटाला, कोविड काल के अंदर तमाम तरह के घोटाले किए गए, उसकी जांच बैठी, जांच आई। उद्यान घोटाला योगी सरकार के अंदर की चीजें। ठीक है कपिश जी, आपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, कुछ बातें कोट की हैं, उसका जवाब हम शरद अवस्थी से लेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कपिश जी, आप अपना फोन जो है वो साइलेंट मोड पर कर लें, क्योंकि शायद बार बार उसका एसएमएस टोन जो है वो सुनाई दे रहा है। आपके पास हम लौटेंगे। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। प्रियंका जी, शरद त्रिवेदी जी से जब मैंने सवाल पूछा भ्रष्टाचार पर, इस 0 टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर, तो उन्होंने जो कोट किए घोटाले वो कांग्रेस के समय में हुए थे, चाहे वो 2G हो, कुछ और बड़े संगीन आरोप हों। तो अब यह कहा जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 में कार्रवाइयां बड़े अफसरों पर भी हो रही हैं, वरना अभी तक ये धारणा थी कि कुछ छोटे कर्मचारी या कुछ जो कम रैंक पर कर्मचारी काम करते हैं, बस उन पर जांच बिठा दी जाती है, उनका सस्पेंशन हो जाता है, मामला आया गया हो जाता है। लेकिन कई ऐसे मामले भी आए जिसमें कि बड़े अधिकारी यानी आईएएस, आईपीएस लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जांच चल रही है, सस्पेंड हुए हैं। तो मतलब अब हर साल संपत्ति का ब्यौरा देने से आपको लगता है कि ये एक प्रेशर क्रिएट होगा, इससे एक माहौल बनेगा कि भ्रष्टाचार अब उतना आसान नहीं है, रुकेंगे मामले? देखिए, हाथ कंगन को आसी क्या, अगर आपको भ्रष्टाचार रोकना है तो सबसे पहले आपके जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसमें जो पैसा आता है, कहाँ से आता है, कितना दिया है, कुछ नहीं बताना होता आपको। आप जितना चाहे चंदा दीजिए, जो चाहे, जिस तरह की चीजें चाहे वो आपको मिलेंगी। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको राम या माया में से एक को चुनना होगा ना, अगर आप राम को चुनेंगे तो आपको माया छोड़नी पड़ेगी, पर वो आप छोड़ेंगे नहीं। आप तो बातें करने में उस्ताद है। इससे पहले आपने इलेक्शन के पहले क्या बोला?
आपने बोला कि आप होली दिवाली सिलेंडर देंगे, किसी के घर सिलेंडर पहुंचा, होली तो निपट गई। तो ये झूठे लोग हैं। आप देखिए राम मंदिर जो बन रहा है उसमें भूमि घोटाला आपकी नाक के नीचे हुआ। आपकी जो जमीन थी वो 20 लाख रुपए की जमीन कुछ ही मिनटों में जो है 1.5 करोड़ की बिक गई। क्या हुआ? तो घोटाले तो आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं, चाहे वो पौधे वृक्षारोपण का घोटाला हो, चाहे वो कोरोना किट का घोटाला हो, हर चीज में तो घोटाले हो रहे हैं। फ्लाईओवर बनता है, गिर भी जाता है, वो भी एक घोटाला है। घोटाले तो आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं और आपको रोकना नहीं है। अगर आपको रोकना होता तो 5 साल आप सत्ता में रहे थे, आपने कौन सा ऐसा काम किया जो भ्रष्टाचार को रोक सकता है? आप सत्ता भी बैठे हुए हैं, आप विपक्ष में नहीं बैठे। तो यानी कुल मिलाकर अपनी संपत्ति को घोषित करना, हर साल घोषित करना, आपको नहीं लगता कि यह कोई बड़ा कदम है और इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक मुश्किल माहौल जो है वो तैयार होगा? ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। आपसे समझना चाहेंगे कि पूर्व में भी इस तरह के आदेश हुए हैं लेकिन वो मंत्रियों और विधायकों तक सीमित थे। अब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी भी इसकी जद में आएंगे, यहां तक कि उनकी पत्नियां, उनके परिवार को भी हर साल अपनी वेल्थ को डिक्लेयर करना होगा। तो हर साल ये डिक्लेरेशन होगा, इससे आपको लगता है कि भ्रष्टाचार रुकेगा? देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है, सभी जानते हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं पावर में, वो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, उसको निर्मूल ढंग से नष्ट करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ घोषणाएं करती हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पब्लिक सर्वेंट्स का, हम लोग ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर रहे हैं, हम लोगों को हर एक साल डिक्लेयर करना पड़ता है, अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना पड़ता था। तो ये अब आजकल जो अभी आदेश हुआ है, उस आदेश में अब ये व्यवस्था मंत्रियों के लिए भी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही व्यापक और अच्छा कदम है, जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इससे भ्रष्टाचार जो है मूल रूप से खत्म हो जाएगा, ये हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन संभवतः इससे बहुत बड़ा कदम होगा कि भ्रष्टाचारी जो हैं वो अपने संपत्तियों का ब्यौरा, अपने अचल और चल संपत्तियों का ब्यौरा जब देंगे तो कम से कम सभी बातों को रखेंगे। आपको मालूम है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अब हर एक 5 साल में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसको अपनी संपत्ति का विवरण देना पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्था हर एक 5 वर्ष है, हर एक वर्ष नहीं है। तो सरकार का ये कदम निसंदेह एक सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि इससे काफी अंकुश पड़ेगा भ्रष्टाचारियों के ऊपर और उनके क्रियाकलापों के ऊपर। शरद त्रिवेदी जी, आप पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि ऐसे तो पूर्व में भी आदेश आ चुके हैं। पहली बार जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो आते ही उन्होंने इस तरह का आदेश लागू किया था कि सबको अपनी वेल्थ को डिक्लेयर करना होगा। तो यहां पर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं तब क्या भ्रष्टाचार रुक गए? आपने सपा की बात भी सुनी, आपने कांग्रेस की बात भी सुनी, वो तो कुछ और घोटालों का और संगीन आरोप आप पर लगा रहे। कि सरकारी आदमी कैसे कितना घोटाला कर सकता है वो आप उस तरह नहीं जान सकते हैं जिस तरह मछली पानी में रह के कितना पानी पी लेगी ये आप नहीं उसका पता लगा सकते हैं। तो ये कदम है उसको रोकने पे। हम ये नहीं कह रहे कि इससे अपराध रुक जाएगा, इससे ऑर्गेनाइज क्राइम रुक जाएगा या इससे करप्शन खत्म हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये एक कदम है, जब वो डिक्लेयर करेंगे अपनी संपत्ति तो उसके बाद उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि जो संपत्ति आई है पिछले 1 साल में वो कहाँ से आई है, किससे ली गई है, किससे दी गई है, और इसमें उनके इमीडिएट जो परिवार है उसको भी अपना ब्यौरा देना पड़ेगा। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? आपने देखा कि जिस तरह नोटबंदी करी गई, तालाबों में और चौराहों पे और खेतों में नोट निकले हैं, तो ये नोट कहीं ना कहीं से तो निकले हैं। लेकर आए कितना भ्रष्टाचार पकड़ा आपने नोटबंदी से, और आप 2G की बात करते हैं, उसको तो क्लीन चिट मिली हुई है। कौन सा घोटाले की आप बात करते हैं? और आपने नोटबंदी क्यों लाए थे? अभी 2G और जीजाजी केस चल रहा है, वो बेल पे छूटे हुए हैं, वो अभी कोई चीज उसमें फाइनल फैसला नहीं आया है। जीप 48 में जीप घोटाला हुआ था और उसके बाद जीजाजी घोटाला हुआ है। 500 करोड़ 50 करोड़ को 500 करोड़ कैसे बनाया जाए, ये हुनर सिर्फ कांग्रेस के पास है। ठीक है, एक करके बात रखिए, एक करके बात रखिए। शरद त्रिवेदी जी, साथ ही आदेश में यह भी शामिल है कि मंत्रियों या विधायकों से जुड़े हुए जो परिवार वाले हैं वो विभाग के काम में इंटरफेयर ना करें। तो हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी आपने देखे हैं क्या जहां पर परिवार से जुड़ा कोई सदस्य विभाग में अपनी हेकड़ी जमाता नजर आया हो?
कि भाजपा ने पहले ही घोषित कर दिया है कि परिवारवाद को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। कोई भी एक परिवार के 2 व्यक्ति उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, वो राजनीति में नहीं आएंगे। तो ये जो राज परिवारों के हाथ में सत्ता थी, वो राज परिवार तो भाजपा में है ही नहीं। आप बाकी पार्टियों में ये मैं बता सकता हूं कि अगर वो पार्टियां रहेंगी तो अगले 50 साल बाद कौन उसका अध्यक्ष होगा। हमारी पार्टी में आप अगले अध्यक्ष के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल पारदर्शिता है, कौन बनेगा कैसे बनेगा ये पार्टी तय करेगी, ये कोई राज परिवार नहीं तय करेगा। और जिस प्रकार से ऐसे ऐसे केस हुए हैं जहां पे कि उस परिवार में जो सिक्योरिटी गार्ड था और जो खानसामा था उसको भी टिकट दिया गया और वो भी जीत के आया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, सरकार की तरफ से संदेश साफ है, आय तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और साथ ही ऐसे लोग जो कहते थे हमारे चचा विधायक, हमारे मामा विधायक, ये काम होना है वो काम होना है, अब ऐसा भी नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि ये सख्ती जो है आने वाले समय में इसके कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेंगे? देखिए, ये दांत हैं हाथी के, खाने के और दिखाने के और। अभी आपने देखा कि एक एसआई महिला एसआई ने जो है वो उसकी जो है रस्म परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उस पर क्या की प्रेशर था, किसका प्रेशर था, कितना प्रेशर था? तो अभी आप देखते जाइए, ये तो योगी सरकार है ना, जिसके यहाँ एसएसपी हत्या करता है तो आज तक पकड़ा ही नहीं गया, सरकार चूड़ी पहने हुई है। आपको याद होगा कि कानपुर देहात के अंदर जो है वो जिस तरीके से शेखर यादव के अपहरण का मामला था, उसमें 25 लाख रुपया रैंसम दिलाने का काम तो आदरणीय पुलिस ने किया था। और अभी गोरखपुर के अंदर जो एक व्यापारी की हत्या की राजगढ़ थाना के रामगढ़ताल थाना के अध्यक्ष ने, वो सारी चीजें आपके यहाँ पब्लिक डोमेन में है। मैं तो एक बात कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है, आपने जो कहा वो लागू कर दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उतने से नहीं रुकेगा। हम कह रहे हैं आप एफिडेविट लोगे, हम घोषित करेंगे, लेकिन ओपी सिंह साहब भी बैठे हुए हैं, खूब अच्छे से जानते होंगे कि जो पैसे होते हैं वो किस तरीके से इन अधिकारियों के द्वारा और कैसे कैसे या मंत्री और विधायकों के द्वारा लगाए जाते हैं, उस पर लेकिन ये तो फिर सभी सरकारों पर लागू हुआ ना? क्या इनको नहीं मालूम है? कपिल जी, ये तो फिर सभी सरकारों पर लागू हुआ ना? आपने खुद स्वीकार कर लिया कि पैसे जो है ये इन अधिकारियों के द्वारा कहाँ लगाए जाते हैं, किनको आगे करके लगाए जाते हैं, तो ये तो फिर हर सरकारों का मंजर हुआ। अब उसी को ही तो सुधारने के लिए कदम उठाया जा रहा है। मैं तो आपको बार बार यही निवेदन कर रहा हूं, बार बार मैं आपको निवेदन ये कह रहा हूं कि लूप होल क्यों छोड़ते हो? खाली आप अपने एक फिगर को साफ करने के लिए कि हमने एक आदेश कर दिया, हो गया, इससे आप भ्रष्टाचार रोक लोगे क्या? और दूसरी बात, अभी ये बता रहे थे कि औरैया के डीएम पे और फला के सोनभद्र के डीएम पे और डीआईएस पे बलिया के इन्होंने कार्रवाई की है। आपने कार्रवाई डिपार्टमेंटल जो की है, एफआईआर कितने दर्ज किए, कितनों को जेल भेज दिया, कितने की वसूली कराई, कितनों का बुलडोजर से घर गिरा दिया, कितने अधिकारियों का गिरा? ठीक है, ये सवाल पूछ रहे थे शरद त्रिवेदी जी, बताइए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना बुलडोजर चलाया अभी तक यूपी के अंदर? ठीक है, इस सवाल का जवाब शरद त्रिवेदी देंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना बुलडोजर चलाया यूपी में, बता दीजिए। कितनी संपत्ति जब्त हुई है, क्या कड़ी कार्रवाइयां हुई है दूसरी बार सरकार बनने के बाद? ठीक है, कपिल जी, शरद जी जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, अगर बहस यहाँ पे आ जाती है कि फाफामऊ में 2 कागज बरामद हुए, इसका मतलब सफाई अभियान जो है वो फेल हो गया है, मोदी जी और माननीय योगी जी जो है वो कोई काम नहीं कर सके, तो इस बहस का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कार्रवाई एक पूरे व्यापक स्तर पे की जा रही है, जो मुख्यमंत्री स्तर से ये आदेश दिया गया है, तो उसका आप काम को होने तो दीजिए। अभी जब जैसे मैंने आपको बताया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आइडेंटिफिकेशन बिल आया, तो उसके पीछे सारा खड़ा हो गया कि साहब ये लोगों की व्यक्तिगत जगह पे या पर्सनल स्पेस पे ये हमला किया जा रहा है, या आप पर्सनल डेटा नहीं ले सकते हैं। जब अपराधियों का डेटा लिया जा रहा है जो जेल में है, ये आम जनता का डेटा नहीं लिया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे मित्र जो हैं विपक्ष के, कम से कम वो समय दें। आप देखिए तो किस तरह का काम हुआ है। ठीक है, हमारे माननीय प्रधान जी, मंत्री जी पे, माननीय योगी जी पे तो आरोप तक नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, अभी एक फैसला लिया गया है, एक अच्छा फैसला लिया गया है, एक अच्छी नीयत से फैसला लिया गया है, थोड़ा समय तो दीजिए। फैसला लेते ही आप लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया भाजपा की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है, प्रियंका गुप्ता, मैं यहाँ पर जो भाजपा के प्रवक्ता है उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, 5 साल आप सत्ता में रहे, कितने भ्रष्टाचारियों को आपने अंदर किया और कितने भ्रष्टाचारियों से पैसा वसूल किया? नहीं कर पाए। और आज आप ये कह रहे हैं कि आप जो है अधिकारियों से पैसा वसूल करेंगे।
यहाँ पर ओपीसी जी बैठे, उन्होंने तो कहा हम साल भर के हर साल ब्यौरा देते हैं। क्या कर लेंगे आप उसका? कौन कौन अब प्रॉपर्टी किसके नाम खरीदेगा, आपको कैसे पता चलेगा? दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो इलेक्शन करते हो उसमें लाखों करोड़ों रुपया लगता है। वो पैसा कहाँ से आता है? जब आप हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, जब विधायक खरीदते हैं, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में किया, तो कहाँ से आया वो पैसा? अब ये आरोप तो प्रियंका जी हर पार्टी पर लगता है ना, ये आरोप तो हर पार्टी पर लगता है जो बहुमत से कुछ पीछे रह जाती है या दो पार्टियों के बीच में कम गैप होता है। सिर्फ नैतिकता की ये तो सभी पर आरोप लगता है, पार्टी चाहे कोई भी रहे हो। बात से काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखाना था। 5 साल आप सत्ता में रहे और उसके बावजूद आज आप कह रहे हैं आप करेंगे। क्या करेंगे आप? आपकी करने की नीति होती और नियत होती तो वो साफ साफ दिखता, क्योंकि ना आपकी नीत है ना आपकी नियत है। सिर्फ बातें करने से और सिर्फ लोगों को बहकाने से काम नहीं चलेगा। आपने जितने वादे किए वो सब फ्लॉप हो चुके। आपने नोटबंदी की, किस नियत से की नोटबंदी? आपने कहा भ्रष्टाचार रुकेगा, कहाँ रुका भ्रष्टाचार? आज आप फिर कह रहे हैं भ्रष्टाचार रुकेगा। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? अच्छा मुझे एक बात बताइए प्रियंका जी, एक बात का जवाब दीजिए कि अगर जो सीनियर अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, इस रैंक पे बैठे हुए अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको अगर ये कहा जा रहा है कि आप हर साल अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करिए, इसमें खराबी क्या है? इस फैसले में कुछ गलत है क्या? इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी? ये तो ऑलरेडी हो रहा है सिस्टम में। इनकम टैक्स तो सबको पे करना पड़ता है। आपने नया क्या किया? कोई रिफॉर्म नहीं किया। आपको रिफॉर्म करना है तो आप पॉलिटिकल रिफॉर्म करिए, आपको रिफॉर्म करना है तो आप इकोनॉमिकल रिफॉर्म करिए। नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? इससे आप क्या साबित क्या करना चाहते हैं कि आप कैसे किसी को भ्रष्टाचार करने से रोक सकते हैं? अच्छा ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, यहाँ कहा जा रहा है कि ये तो पहले से ही चल रहा था, हर साल लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न होता है, तो इसमें आप क्या अलग कर रहे हैं? उससे भी तो पता लगता है संपत्ति का। देखिए, मैं पहले तो अपनी बहन को ही बताना चाहूंगा कि राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पे रीट इम्तिहान में 32,000 बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्कल ने वहां के पेपर पर्चे लीक कराने में राजीव गांधी स्टडी सर्कल का रोल था और उस पर वो केस भुगत रहे हैं। और वहां पर माननीय गहलोत जी ने मीटिंग करी वहां के शिक्षकों से और शिक्षकों से पूछा कि क्या यहाँ किसको जेल में डाल दिया? पत्रकारों को। आपने तो पत्रकारों को जेल में डाल दिया। वो पत्रकार भी बेगुनाह साबित हो चुके हैं। आप कौन से एथिक्स पे बात करते हैं, कौन से सिद्धांतों पर बात करते हैं? कम से कम अपने गिरबान में झांक के देखिए पहले। सिद्धांतों की फहरिस्त है पत्रकारों को जिन्होंने आपने किया था, आज भी हो गए हैं। और आप बातें करते हैं सिद्धांतों की। अरे सिद्धांत दिखाना है तो सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान का, उनको रोकिए। शिक्षकों ने कहा हाँ जी होता, हमें पैसे देने पड़ते हैं भर्ती के लिए, नौकरी के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। अरे छोड़िए भाई साहब, ठीक है, बातें से काम नहीं चलेगा, करके दिखाइए। आप सिर्फ बातें करते चले आए, पिछले 5 साल से बातें कर रहे हैं और ये फिर बातें कर रहे हैं। वादों से काम नहीं चलेगा, करके दिखाइए। आपके पास समय था, आप सत्ता में, आपकी पूरी पार्टी के जो शीर्ष युवा नेता और उनका पूरा परिवार बेल पे छूटा हुआ है। कोई घोटाला नहीं है। 2G, 3G, जीजाजी, एयरबस, बोफोर्स, HDW, सबमरीन डील, हर घोटाले में कांग्रेस का नाम आता है। कोई डील के बिना डील होती आपके यहाँ। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, प्रियंका गुप्ता जी, आप दोनों रुक जाइए। इस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं उस फैसले की जिसे यूपी सरकार ने लिया है कि संपत्ति का ब्यौरा सभी सीनियर अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों को देना होगा, हर साल देना होगा। क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? भ्रष्टाचार पर चला है योगी सरकार का चाबुक। सीएम योगी ने जो आज आदेश जारी किया है, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि उसमें दरअसल कहा क्या गया। एक एक करके पॉइंट आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आदेश दिया गया है, मंत्रियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। मंत्रियों की पत्नी को भी अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों को भी अपनी कमाई को सार्वजनिक करना होगा, उसका लेखा जोखा पेश करना होगा। यहां तक कि आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की पत्नियों को भी अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। मंत्रियों, अधिकारियों के परिवार का दखल भी विभागों के कामकाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी योगी सरकार ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे रुख करेंगे शरद त्रिवेदी का। शरद जी, कहा यह जा रहा है कि आपने सीनियर अधिकारियों पर तो यह चाबुक चला दिया, मंत्रियों, विधायकों को भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन जिस तरह ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक स्तर है, या फिर सरकार की जो बड़ी योजनाएं होती हैं, उदाहरण के तौर पर आप स्वच्छ भारत मिशन को ही ले लीजिए, जिनमें
सरकार एकदम से इन्वेस्ट करती है, तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उधर से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी क्या आपको इसकी जद में नहीं लेना चाहिए? सही बात कही, लेकिन अभी ये शुरुआत है, ये आखिरी कदम नहीं, ये पहला कदम है। और इससे ये चीज हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा में और प्रदेश सरकार ने कि हम लोग कितने गंभीर हैं इस विषय पे कि जो उच्च अधिकारी, जब उनमें ये डर आ जाएगा, उनकी वहां सफाई हो जाएगी, तो नीचे तक ये भय अपने आप आ जाएगा। जब देखेंगे कि वो सब जो सर्वोच्च अधिकारी जब वो नहीं बच रहे हैं, तो हम कैसे इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं। तो ये एक भय का माहौल आएगा, जो अभी तक निर्भय अपराध था, निरंकुश अपराध था, उसको ये एक कदम है और ये गंभीरता दिखाता है भाजपा सरकार की। जिस तरह पहले कदम लिए गए, उसी जैसे नोटबंदी करी गई और अन्य कदम लिए गए, कानून बनाए गए, उसी तरह ये एक कदम है। इसमें तो सारे विपक्ष को खुश होना चाहिए कि हम लोग एक कदम उठा रहे हैं, उससे राजनीति में बेशक आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत की है और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, वो विकल्प भी आगे के लिए खुला ही है। लेकिन यही सवाल ओपी सिंह जी आपसे कि अभी तो वरिष्ठ अधिकारियों को इसके दायरे में लाया गया है। फर्ज कीजिए जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम विकास या बड़ी योजनाओं को फलीभूत करने में जो संस्थाएं लगी होती हैं, क्या करप्शन को खत्म करने के लिए उनसे संबंधित अधिकारियों और लोगों को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए? ये प्रश्न मुझसे था। जी जी नहीं, बिल्कुल आपका राय बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये कदम नीचे तक जाएगा और ऐसा नहीं कि अगर ये कानून नहीं है तो भ्रष्टाचार के लिए कानून नहीं है। पूरा आईपीसी है भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन, एंटी करप्शन लॉज हैं, वो है। ये सिर्फ एक ऐसा एक साधारण सा कदम लिया गया है जिसके बहुत व्यापक नतीजे निकलेंगे कि उन लोगों को जो अपनी संपत्ति घोषित करनी है, अगर आप कोई चीज घूसखोरी से अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पे अगर वो दिखेगी आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो कम से कम जो लोग इसमें लिप्त हैं वो खुद ही सोचेंगे कि हम लोग अगर इस तरह का कदम उठाएंगे तो ये चीज सामने आएगी और तुरंत हमारे ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी। अभी तो हम लोगों को खोजना पड़ता था कि कौन क्या कर रहा है, हम लोग को खुफिया जानकारी लेनी पड़ती थी, लेकिन ये तो उन्हें खुद ही जानकारी देनी पड़ेगी। ओपी सिंह जी बिल्कुल ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। ओपी सिंह जी, सवाल आपसे यही कि करप्शन तो एक ऐसा मुद्दा है, सरकार किसी की भी रही हो, किसी की भी गई हो, कहीं ना कहीं मामले सबकी सरकारों में सामने आए हैं, लेकिन हर बार आरोप यही लगा है कि बड़े अधिकारी बच जाते हैं। देखिए, यदि हम इसे पॉलिटिक्स के चश्मे से देखेंगे तो हम कभी इस पर निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पॉलिटिक्स इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हम करप्शन जैसे ज्वलंत विषय पे भी गंभीरता से नहीं डिस्कशन कर सकते हैं। हमेशा एक सरकार दूसरे सरकार पर आरोप लगाती है और यही कारण है कि पिछले 70 साल से हम इस समस्या को जूझ रहे हैं और हमने इसका सफाया नहीं किया है। हमें इस कदम को जरूर सराहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि करप्शन हमारे पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट्स हों, ऑफिशियल्स हों, नीचे के कर्मचारी हों, पंचायत हो, किसी भी लेवल पे आप बात कीजिए, करप्शन जो है हमेशा है और हो रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस कदम को स्वीकार करें और जो भी कदम उठाया जा रहा है और जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये उसी दिशा की ओर है जिससे कि काफी अंकुश लगेगा। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि करप्शन जो है वो टॉप टू बॉटम होता है। अगर लीडर करप्ट होता है, अगर मंत्री करप्ट होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी हैं, अगर उनका करप्शन ज्यादा होता है तो नीचे के अधिकारी और नीचे के कर्मचारी भी उन्हीं की ओर देखते हैं। बेशक, क्योंकि चीजें हमेशा ऊपर से ही ट्रैवल करती हैं, चाहे वो सुव्यवस्था हो या कुव्यवस्था हो, ऊपर से ही ट्रैवल करती हैं चीजें, और इसीलिए वहां पर सख्त नियम कानून होना बहुत जरूरी है और जिसकी शुरुआत कम से कम यहां से हुई है। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, तो आप बताइए भ्रष्टाचार से लड़ने में आपने कौन सा मास्टर स्ट्रोक लगाया या कौन सा बड़ा फैसला कदम आपने लिया? सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दें कि ये आज से नहीं है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की उद्घोषणा करनी है, और ये पहले से पूर्वत चली आ रही है। हम तो एक बात कहते हैं कि हर साल घोषित करना होगा, ये फैसला अभी लिया गया है। की नीति लेकर के आए थे ना। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इनकम टैक्स अगर भर रहा है
तो वो अपने इनकम का जरिया बता रहा है कि हमारे पास क्या क्या हुआ। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं सही दे रहा है तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि जो अब देगा वो सही देगा? कैसे सही देगा? आपने उन लूप होल्स को भ्रष्टाचार के बंद कर दिया क्या? इतना मासूम बन करके तो बैठा नहीं जा सकता ओपी सिंह साहब। और मैं दूसरी चीज आपको एक बात कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या नियत इस बात से दिखती है कि जब नोटबंदी की जाती है ये कहते हुए कि जो बड़े नोट हैं भ्रष्टाचार के कारण बनते हैं, 1000 और 500 का नोट आपने कर दिया, 1000 और 500 के नोट को हटा के 2000 का नोट ले आए और वो आज भी चलन में, क्या ये भ्रष्टाचार पे रोक है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा है? दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 20,000 रुपए तक के व्यक्ति से जो कि आपको पार्टी को डोनेट कर रहा है तो उसको सारा नाम, पिता का नाम, पता देना पड़ेगा कि कौन किया। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हैं तो आप करोड़ों करोड़ों रुपए का खरीद लीजिए, लेकिन उस पर आपको ना नाम बताना है, ना कौन बताना है, क्यों, कहां से दिया, काला पैसा अपना दिया कि गोरा पैसा दिया, कुछ नहीं मतलब है। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, सपा ये मान रही है कि फैसला आपने जरूर लिया है लेकिन बहुत सारे लूपहोल्स छोड़ दिए हैं, बहुत सारे विंडोज आपने छोड़ दिए हैं जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार हो सकता है आगे भी। भारतीय जनता पार्टी के शरद त्रिवेदी, ठीक है कपीश जी, बात पूरी कर ली आपने। शरद त्रिवेदी, मैं अपने भाई कपीश जी से पूरी तरह सहमत हूँ। ये इस पे और कदम उठाने की जरूरत है। ये सिर्फ पहला कदम है, आखिरी कदम नहीं है। और जैसे भी डीजीपी ने साहब ने कहा कि ये जो है बीमारी ऊपर से शुरू होती नीचे तक जाती है, अगर हम ऊपर इसका इलाज कर लेंगे तो नीचे अपने आप इलाज हो जाएगा। अगर ऊपर का अफसर फंस जाता है तो नीचे डर बैठ जाएगा। ये मुझे बताइए, आपने नोटबंदी किया, तो सारे कदम आखिरी कदम नहीं है, आखिरी कदम कब माना जाएगा? पहले आखिरी कदम उठा लेते, पर पहला कदम तो कोई ना कोई कदम तो आखिरी होगा, कोई पहला होगा कदम। विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गए? विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गए? एक भागा हुआ आपकी तो पार्टी पहले दिन से, मतलब जो आपने, आप कहते हैं कि नहीं व्यापारियों से मिले हुए हैं, टाटा अंबानी से मिले हुए हैं, आपकी पार्टी ने तो खुद ही दादरी में जमीन छीन के किसानों की बेच दी व्यापारियों को। रफेल के अंदर वहां जांच बैठी हुई है और यहाँ पर छोड़ दिया गया रफेल को। जो 118 विमान खरीदना था, 30 विमान उसी पैसे में इन्होंने खरीदे हैं। ये है भ्रष्टाचार। लंदन में इंक्वायरी चल रही है, भारत में छोड़ दिया। कपीश जी, ठीक है, आपने सवाल उठा दिए, अब शरद जी जवाब देंगे। जवाब सुन लीजिए अब कपीश जी। कपीश जी, आपने सवाल उठाए, अब जवाब भी सुन लीजिए। शरद जी जवाब दीजिए। ये राफेल घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि टोटल बेबुनियाद बात है। कम से कम जो पॉइंट्स उठा रहे हैं उसका जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। और फ्रांस की अदालत ने माना है कि भारत से कमीशन खोरी की गई है। मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाहती, इसीलिए जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं उनका जवाब सुन लीजिए। शांति रखिए, शांति रखिए, अनुशासन रखिए। शरद त्रिवेदी, लंदन की अदालत में दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में दिया। कपीश जी, ये भाषण का मंच नहीं है ना आपके, ये चुनावी भाषण का मंच नहीं है ना। आपने सवाल पूछ लिया, अब उसका जवाब सुन लीजिए। शरद त्रिवेदी, ने चुनावी भाषण का मंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरे मित्र पूछ रहे हैं उसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है। और राहुल जी ने जो आरोप लगाया था, राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। और उन्होंने वहां के कहा था कि वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको कुछ कहा था और फ्रांस की सरकार ने कह दिया है कि हमारे राष्ट्रपति की राहुल जी से कोई बात नहीं। इस बात पे तो उन्होंने माफी मांगी जा चुकी है। आप तो केंद्र में है नहीं और इसके बारे में पता ही नहीं है। और ये मुलायम सिंह जी की अदालत में या अखिलेश जी की अदालत में ये मुद्दा नहीं जाएगा। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि बिल्कुल साफ डील हुई है, इसमें कोई घोटाला नहीं है। गुजरात इलेक्शन के अंदर 1300 करोड़ रुपए मेहुल चोकसी ने इस बात की एफिडेविट लंदन की अदालत में दी है। इस पे भाजपा का क्या कहना है? आप कचहरी चले जाइए ना, हम तो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। एक मिनट कपीश जी, आप उत्तर प्रदेश से निकलकर गुजरात कहां पहुंचे? सवाल यूपी को लेकर है, आप गुजरात पहुंच गए, ठीक है, आपको वहां भी कोई मुद्दा नजर आ रहा है, आप उठाइए, उचित मंच पर इस मुद्दे को उठाइए, आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए। लेकिन ये बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो संपत्ति डिक्लेयर करने की बात सामने आई है, आपको लगता है कि सकारात्मक कदम है या नहीं है? कपीश जी, इन्हीं बेबुनियाद बातों से आप बाहर है सरकार के। मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं कि ये दांत दिखाने के हैं। अगर इस पर कार्रवाई करेंगे तो मैं मानूंगा कि ये एक सकारात्मक कदम है। लेकिन ये कहां करते हैं कार्रवाई?
ये कार्रवाई करते हुए नजर तो आते नहीं। चलिए ठीक है, 5 साल से डीएम हमने 2000 करोड़ की संपत्ति रिकवर करी है। एक मिनट शरद जी, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर प्रियंका गुप्ता रिएक्ट करेंगी और उसके बाद में फाइनल कमेंट्स आपसे लूंगी। कपिश जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। ये कहते थे कि विपक्ष जो है गलत आरोप लगा रहा है और आज आप डीएम को सस्पेंड कर रहे हैं, इसके मतलब जी शरद जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है प्रियंका गुप्ता, आपको लग रहा है सकारात्मक कदम है, एक शुरुआत हुई है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में कुछ भी भ्रष्टाचार को लेकर कोई काम नहीं किया। और दूसरी चीज ये, सिर्फ टॉप टू बॉटम नहीं चलता है करप्शन, बॉटम टू टॉप भी चलता है, क्योंकि उसमें सबका कमीशन बंधा होता है। और करप्शन हो क्यों रहा है कि आज हम पैसों की बात कर रहे हैं? अगर करप्शन आपने रोक दिया था तो आप आज ये क्यों कह रहे हैं कि अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना पड़ेगा? आप करप्शन को रोकिए ना, आप संपत्ति को नहीं रोक सकते। संपत्ति तो किसी के नाम भी कोई ले सकता है, गुमनामी संपत्ति कितनी बार सामने आ चुकी है। तो आप करप्शन को रोकने के लिए बिल्कुल हेल्पलेस हैं, आपने कोई योगदान नहीं है। आज भी गुजरात एयरपोर्ट जो पोर्ट बने हुए हैं उस पर हजारों करोड़ रुपए की। ठीक है प्रियंका जी, क्लोजिंग रिमार्क शरद त्रिवेदी, आपने सबके आरोप सुने, माना यह जा रहा है कि इसमें लूप होल्स हैं और कई तरह के आरोप सपा और कांग्रेस आप पर लगा रही। क्लोजिंग रिमार्क आपके, कैसे अश्योर करेंगे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ा कदम, ये बड़ा स्ट्रोक यूपी में लगे? मैं बहन बता दूं कि अभी 3 दिन पहले पद्मश्री अवार्ड जो है वो प्रियंका जी के घर से नीलाम होते थे, ये सार्वजनिक खबर है। देवड़ा साहब का चिट्ठी भी आ चुकी है इस बात पे, वो भी बरामद हो चुकी है। तो ये ना बताएं कि करप्शन क्या होता है, ये महारत है इनकी इसमें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारा पहला कदम था, इसके आगे और भी कदम होंगे। स्वच्छ राजनीति की ये शुरुआत है। ठीक है, हम जो आप लोग आपस में मत लड़िए, आप लोग आपस में मत लड़िए। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि योगी सरकार 2.0 में एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये कि उच्च अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों को अपनी संपत्ति हर साल डिक्लेयर करनी होगी, और जिसको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर कदम माना जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, आगे इसका दायरा और बढ़ाया भी जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।